मॉर्निंग बच्चों, हमने विभिन्न पदार्थों के एनालिसिस के लिए विभिन्न मेथड्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद हमने देखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और अब हम देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें जो भी पदार्थ दिया जाता है उसको हम पता लगाने के लिए ये विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस में कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम पदार्थ में उपस्थित द्विबंध, त्रिबंध या अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड रेशन कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है या नहीं, इन सब चीज़ों का पता हम लगा सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का विभिन्न ऊर्जा की तरंगों को ग्रहण करके अपने उच्च कक्षक में स्थानांतरण और वापस लौटना और उसके द्वारा उत्सर्जित जो भी रेडिएशंस होती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा हम किसी भी पदार्थ में उपस्थित विभिन्न क्रियात्मक समूह का पता लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन से उसके एरोमेटिक होने का या एलिफेटिक होने का भी पता लगाया जा सकता है, और उन समूहों के आसपास यदि और भी कोई समूह है तो उनका उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, पीक्स शिफ्ट होती हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम इसी की कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस द्वारा उसकी स्टडी करना कि किसी भी परमाणु में, जैसे कार्बन में एक न्यूक्लियस है, हम सब जानते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन। तो जनरली हम जो स्टडी करते हैं वो 1H NMR स्टडी करते हैं, यानी प्रोटॉन PMR भी कहते हैं इसे, जिसमें कि प्रोटॉन के बारे में स्टडी करी जाती है या हाइड्रोजन आयन के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी स्टडी करी जाती है। इसी तरह से समय के साथ में इसका एडवांसमेंट हुआ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और अब कई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात हैं, जिसमें कि 13C NMR है, जिसमें कि हम कार्बन के न्यूक्लियस का पता लगाते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में है, यानी उस कार्बन के आसपास कौन कौन से परमाणु और जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है इत्यादि। इसी तरह से NMR भी अब आजकल स्टडी में आ गया है। तो हम NMR स्टडी से हम किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित न्यूक्लियस का पता लगा सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं गायरोस्कोपिक मोशन क्या होता है। हम अच्छे से जानते हैं पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, उसके अलावा वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, लेकिन जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का उसका तरीका है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, वो थोड़ी सी टेढ़ा होकर के घूमती है, और इसीलिए पृथ्वी पर विभिन्न सीजन्स जो मौसम है वो बनते हैं। तो इसको कहते हैं हम गायरोस्कोपिक मोशन। थोड़ा सा टेढ़ा होकर के और अपनी धुरी पर घूमना कहलाता है गायरोस्कोपिक मोशन। जो प्रोटॉन है, सपोज हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन वो अपनी धुरी पर पृथ्वी की तरह ही घूमता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के, टिल्टेड होकर के, और गायरोस्कोपिक मोशन करता है। अब जो प्रोटॉन घूम रहा है वो, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो प्रोटॉन जो अपनी धुरी पर घूम रहा है वो अपने चारों ओर एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो अपने आप उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हम जो इस पे मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, इसके जो प्रोटॉन है उस पर हम एक परमानेंट फील्ड लगाते हैं जो इसको घूमने में मदद करता है। ये एक स्पीड से इस फील्ड की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल्स जो कि मैग्नेट्स हैं उनकी वजह से घूमने लगता है। अब हम इस पर कुछ मात्रा में बहुत माइन्यूट सा मैग्नेटिक फील्ड और लगाते हैं। हम दो तरह से इसकी स्टडी कर सकते हैं, या तो हम ये बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें तो इससे जो स्पेसिफिक चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आती है, यानी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होने से उसने प्रोटॉन ने कब हिला और कब नहीं हिला हम पता नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका बाहर का फील्ड हम स्टेबल रहने देते हैं, एक जैसा लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और अब हम इस प्रोटॉन पर धीरे धीरे छोटा सा माइन्यूट मैग्नेटिक चार्ज बढ़ाते हुए लगाते जाते हैं, एक रेंज में लगाते जाते हैं। जब
ये घूम रहा है और इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब हमारे लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड से मैच करती है, ऐसी स्थिति में ये जो प्रोटॉन है ये अपनी जगह से थोड़ा सा फ्लिप होता है, उछलता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। हम इसकी स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं। अब ये जो फ्लिपिंग है, एक प्रोटॉन की उछलने की जो प्रवृत्ति है, ये हर प्रोटॉन की अपनी स्पेसिफिक होती है। हमने जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वेरी करेगा, जब इस प्रोटॉन और भी कोई प्रोटॉन होगा उससे जब ये मैग्नेटिक फील्ड मैच करेगा तो ये फ्लिप करेगा। तो कार्बन का जो प्रोटॉन है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे फ्लिप करेगा। प्रोटॉन है वो किसी, फॉर सपोज एक कार्बन है, उसके पास में ये प्रोटॉन है और यहाँ पर इसका कोई और समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके एनवायरनमेंट यानी इसके आसपास जो परमाणु हैं वो इस मॉलिक्यूल में समान है। ऐसी स्थिति में ये प्रोटॉन जिस फ्रीक्वेंसी पर फ्लिप करेगा, ये प्रोटॉन भी उसी फ्रीक्वेंसी पर फ्लिप करेगा अगर समान प्रोटॉन है। तो यदि ये प्रोटॉन भिन्न भिन्न है, फॉर एग्जांपल हम देखें CH3 CH2, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं H यहाँ पर, ये भिन्न भिन्न एनवायरनमेंट में कैसे कि इस कार्बन के पास में जो लगा हुआ कार्बन है इस पर 2 ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो इनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो गया। इसलिए इन वाले हाइड्रोजन की फ्लिपिंग के लिए जो मैग्नेट हमने लगाया था वो मैग्नेट अलग मैग्नेटिक एप्टीट्यूड पर फ्लिप करेगा और दूसरा वाला प्रोटॉन अलग तरह से फ्लिप करेगा। तो हम इस फ्लिपिंग का पता लगा करके उस मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, इनका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं, प्रोटॉन की स्टडी कैसे करी जाती है, उसके लिए एक स्केल है और एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है हमारा TMS, ट्राईमेथाइलसिलेन। इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। 2 स्केल पर हम इसकी जो पीक्स हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। एक तो डेल स्केल पर कितने मीटर हर्ट्ज़ का ये अपन ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डाली है वो डिपेंड करता है, और एक होता है टॉ स्केल। 2 स्केल दोनों एक दूसरे के, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों स्केल एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो जो TMS की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है कि वो डेल वैल्यू 0 या टॉ वैल्यू 10 पर आती है। 1 से लेकर 10 तक की बेसिकली स्टडी करी जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे 11, 12, 13 तक भी वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। स्टैंडर्ड हम TMS ट्राईमेथाइलसिलेन को के लिए जो हमने मैग्नेट अप्लाई करा है ट्राईमेथाइलसिलेन के लिए, उसके लिए वैल्यू 10 आती है और उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। अब सपोज़ ये आप देख सकते हैं, ये ट्राईमेथाइलसिलेन के लिए जो वैल्यू है 0 के आसपास हमें मिल रही है। अगर हमने जो उस पर लगाया मैग्नेटिक एप्टीट्यूड, उसका जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो 0.5 ppm है और हमने उस पर 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उस पर अप्लाई करी है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अपने नाम से साबित होती है। नाभिक का मैग्नेटिक क्षेत्र के साथ में जब रेजोनेंस हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, तो उसकी स्टडी करने को हम NMR स्टडी कहते हैं। अब अगर हम ये कार्बन के लिए कर रहे हैं तो 13C NMR कहलाएगा। PMR भी NMR ही है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इसमें हम 1H NMR और PMR एक ही चीज़ है, जिसमें हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम देख सकते हैं कि हमने ये, आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने किस तरह से, अब इसके लिए हम जो सॉल्वेंट है, किसी भी पदार्थ को हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम 1H NMR की स्टडी कर रहे हैं तो हम ट्राईमेथाइलसिलेन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उसमें H प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसको स्टैंडर्ड के तौर पर उसको हम सॉल्यूशन के तौर पे काम में नहीं लेते। हम काम में लेते हैं हेक्साड्यूटेरो एसीटोन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हेक्साड्यूटेरो एसीटोन या CdCl3, जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी NMR स्टडी करेंगे तो इस सॉल्वेंट के हाइड्रोजन की पीक नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम बिना हाइड्रोजन युक्त
सॉल्वेंट्स को सॉल्यूशन बनाने में काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में NMR जो है वो डेल वैल्यू TMS का संकेत 0 पर मिलता है, या टॉ वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 10 पर हमें इसका सिग्निफिकेंट पीक हमें मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पदार्थ के लिए हमें कहाँ कहाँ पीक मिलेगी डेल या टॉ वैल्यू के लिए। देखें हम एसिड के लिए हमें 11 से 12 के बीच में एक पीक मिलेगी। फिर कीटोन अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हमें 9 से 10 के बीच में मिलेगी। इसी तरह से बेंजीन और एल्काइल ग्रुप के लिए हमें 7 से 8 के बीच मिलती है। ये सारे हमें यहाँ जहाँ जहाँ हमें इसकी ब्रॉड पीक आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाया गया है। हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये विभिन्न पीक मिलती हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पीक्स स्पेसिफिक दी गई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो पहले से निकाली गई पीक्स हैं और हमारी पीक को हम टैली करके इस आधार पर हम अंदाज़ लगाते हैं कि दिया गया पदार्थ ये हो सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एथिलीन। 2 तरह के प्रभाव होते हैं, परिरक्षण प्रभाव और विपरिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण अर्थात जब कोई प्रोटॉन घूम रहा है और उस पर लगने वाला मैग्नेटिक क्षेत्र उसकी दिशा के विपरीत काम करे। जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज़ वो ये आप देख सकते हैं इस तरह से घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा लगने वाला फील्ड अगर इसके एंटी काम करने लग जाए, ये इस तरह से लग रहा है और दूसरा फील्ड एंटी काम में लग जाए, तो ये इसके सारी मैग्नीट्यूड को कम कर देता है और इसे कहते हैं हम परिरक्षण। यानी कोई भी प्रोटॉन के चारों ओर जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी बाएं लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में रहता है तो वो उस प्रोटॉन को फ्लिप होने से रोकता है, इसे कहते हैं हम परिरक्षण प्रभाव। इसके विपरीत अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया गया और वो प्रोटॉन के द्वारा खुद के द्वारा जनरेट किए गए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही कार्य करने लग जाए तो वो उस प्रोटॉन को फ्लिप करने में, अपनी जगह से कूदने में सपोर्ट करने लग जाता है, उसमें एडिशन हो जाता है और इसे कहते हैं हम विपरिरक्षण। प्रोटॉन का परिरक्षण प्रभाव या विपरिरक्षण, ये डिपेंड करता है कि इस पर लगाया गया जो मैग्नेटिक क्षेत्र क्या है या उसके आसपास उपस्थित अन्य जो समूह हैं वो कौन कौन से हैं, उनके द्वारा भी इस पर प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।